चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं अब हम लोग, है ना। अभी हम लोगों ने क्या लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड 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 एक और हमने टॉपिक पढ़ा ना, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा हमने, साथ ही साथ हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझेंगे क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट को 1887 में किया गया और जिस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया इसका नाम था हेनरी हर्ज। उन्होंने क्या किया, दिखाई दे रहा है या ब्लर दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल सरफेस है। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेटल सरफेस। एक मेटल का सरफेस लिया गया है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है मेटल सरफेस लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लाइट। ये लिखा हुआ है डिटेक्टर। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है? वैक्यूम चैम्बर दिखाई दे रहा है। ये लिखा हुआ है बैटरी, डीसी सोर्स। ये लिखा हुआ है एमीटर। ठीक है, देखते हैं दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, चीज़ें दिख तो रही हैं, ठीक है, चल जाएगा काम। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी रोशनी से बिजली कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। सोलर प्लेट भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है ना। सोलर प्लेट कैसे कार्य करता है? उस पर सनलाइट आता है और सनलाइट के पास एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है, एक सूटेबल एनर्जी होती है, जिससे क्या होता है, सनलाइट में जो सोलर प्लेट जब सोलर प्लेट पे पड़ता है, जो सेमीकंडक्टर से बना होता है, सेमीकंडक्टर की खासियत होती है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। और देखिएगा उसमें सिल्वर का वायरिंग क्या रहता है, चांदी का वायरिंग क्या रहता है। सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उससे होकर के वो बैटरी तक जाता है और बैटरी में जा कर के वो इलेक्ट्रॉन स्टोर होता है, जिससे बैटरी चार्ज हो जाता है और फिर उसी बैटरी से और भी सारे काम होते हैं। सोलर प्लेट भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ऐसे समझ लीजिए कि ये सोलर प्लेट है, ये एक मेटालिक सरफेस है। ये मेटालिक सरफेस क्या क्या चीज़ का हो सकता है सर? तो मेटालिक सरफेस हो सकता है, रुबीडियम का सरफेस हो सकता है, रुबीडियम, सेजियम, है ना, ये सब अल्कली मेटल है। सेजियम मतलब ये पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, जैसे सोडियम, लिथियम। इन सब के आउटर मोस्ट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। बहुत कम ही एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पर रुबीडियम, सेजियम जैसे कोई मेटल हो सकता है। और जब इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है, ये लाइट जो है आ रहा है और ये लाइट इस मेटल पर पड़ रहा है। इस प्लेट को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी से। बैटरी समझते हैं क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं सेल। बैटरी का जो बड़ा वाला लाइन होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटा वाला लाइन होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जब एक से अधिक सेल आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। तो ये बैटरी जो होता है ये डीसी सोर्स होता है, यानी डायरेक्ट करंट इससे निकलता है। तो ये बैटरी का डीसी सोर्स है। इसका ये लंबा वाला लाइन पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला लाइन नेगेटिव टर्मिनल है। ये एमीटर है करंट के फ्लो को मेज़र करने के लिए कि इसमें वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, इस पर जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और बीच में यहाँ पे जगह कुछ भी वायर नहीं है। यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर लगाया गया है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस डिटेक्टर पे जाएगा और इस वायर के माध्यम से होते हुए बैटरी पे फ्लो करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए यहाँ एमीटर लगाया गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मेटल रखने हैं, बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मेटल रखना है ऐसे जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हों, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं या फिर अल्कली मेटल एस ब्लॉक के पहला ग्रुप का एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी ले सकते हैं यहाँ पे, रुबीडियम, सेजियम, पोटेशियम, है ना। ये इस तरह के एलिमेंट ले सकते हैं
जिसके मेटल एकदम इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड रखते हैं, आउटर मोस्ट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, देने के लिए खुद ही एक्स्ट्रा बहुत कम ही एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो कोई भी सनलाइट भी पर्याप्त है, इस सनलाइट के पास भी इतनी पर्याप्त एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ये क्या है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, जब सूरज की रोशनी या किसी भी लाइट का बीम एक सुटेबल वेवलेंथ या सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ता है, अलाउड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल सच एज पोटेशियम, रुबीडियम, यहाँ लिखा हुआ है रुबीडियम, CS मतलब सेजियम, ये सब अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल मतलब S ब्लॉक एलिमेंट, इनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होते हैं। अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में लाइज करते हैं, ये लिखा हुआ है G1, यानी ग्रुप 1 में लाइज करते हैं। वैसे मेटल जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड हों, वैसे पर अगर किसी वैसे मेटल पर अगर किसी लाइट का बीम स्ट्राइक करता है एक सूटेबल वेवलेंथ और सूटेबल फ्रीक्वेंसी का, तो उससे क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, एमिट करना या इजेक्ट करना, निकलना कहते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये मेटल का सरफेस है और मेटल के इस सरफेस पर जैसे ही कोई लाइट स्ट्राइक करेगा, तो जैसे ही लाइट पड़ा वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे ही लाइट पड़ा वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और लाइट का आना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, करंट क्या होता है, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, उसी को तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ से लाइट पड़ रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लाइट पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट से करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये नहीं है कि कोई भी लाइट लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जितना ताकत से इलेक्ट्रॉन बंधा है उससे ज़्यादा एनर्जी दीजिएगा तब ना वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेगा। तो इसीलिए वहाँ पे लिखा गया है सूटेबल वेवलेंथ और सूटेबल फ्रीक्वेंसी। आपको पता होना चाहिए, किसी वेव का एनर्जी निकालना आपको सिखाया गया है, E इक्वल्स टू एच न्यू या E इक्वल्स टू HC बाई लैम्बडा। तो अगर वेवलेंथ है तो उसका एनर्जी होगा, फ्रीक्वेंसी है तो भी उसका एनर्जी होगा। किसी वेव का अपना एनर्जी होगा ना, सनलाइट है तो उसका भी तो अपना एनर्जी है, वो भी तो वेव के फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा। तो जब कोई सूटेबल सोर्स ऑफ लाइट से सूटेबल वेवलेंथ और सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट स्ट्राइक करता है किसी मेटालिक सरफेस पर, तो उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इसी फ्लो को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है सनलाइट या किसी भी लाइट के पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। लाइट के पड़ने से मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिजल्ट देखने को मिला, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, क्या क्या रिजल्ट देखने को मिला। देयर इज नो टाइम गैप, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन सरफेस पर टकरा रहा था वैसे ही इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल रहा था। ये नहीं कि यहाँ आके टकरा रहा था फिर गर्म कर रहा था फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ऐसा नहीं है। टकराया और तुरंत वहाँ से इलेक्ट्रॉन उसी सेट पॉइंट से, जिस पॉइंट पे लाइट टकराया उसी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो कहता है कि जितना जैसे ही टकराया वैसे ही निकला, कोई गैप नहीं है, टाइम का कोई लैग नहीं है। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ बीम ऑन मेटल सरफेस एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन का निकलना, सनलाइट का आना, दोनों प्रक्रियाएं एकदम साइमल्टेनियसली होती हैं, एक साथ होता है, कोई टाइम का गैप नहीं होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, कितना ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। देखिएगा सुबह सुबह मॉर्निंग के समय में 6-7 बजे जब सूरज की रोशनी की तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो देखिएगा आपके घर में अगर सोलर वाला पंप लगा हुआ होगा या किसी घर में लगा होगा, जनरली गाँव में लगा रहता है, या फिर अभी जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है, डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने लगवाया है सोलर वाला जो टंकी लगाया है, तो सुबह सुबह देखिएगा पानी कम आता है, धीरे धीरे आता है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी बढ़ेगी पानी का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितना करंट फ्लो करेगा वायर में, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस लाइट का इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता।
लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा फ्लो करेगा। ये थ्योरी है, इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए अब क्या कहता है, फॉर ईच मेटल, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए। ये नहीं कि सब मेटल में एक ही तरह का लाइट चाहिए, ऐसा नहीं है। फॉर ईच मेटल, हर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन के बांधने की क्षमता अपनी अलग अलग होती है। फॉर ईच मेटल देयर इज कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हर मेटल का अपना एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। इससे नीचे वाला फ्रीक्वेंसी अगर लाइट दीजिएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा। हर मेटल के इलेक्ट्रॉन के छोड़ने की अपनी ताकत है। जैसे सोडियम है वो अपने अलग ताकत से इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखा है, पोटेशियम है अलग ताकत से पकड़ के रखा है, रुबिडियम है वो अलग ताकत से इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखा है, सेजियम अलग ताकत से इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखा है। तो सबको छुड़ाने के लिए एक ही तरह का एनर्जी नहीं चाहिए, उसको छुड़ाने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए सबका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे कम अगर एनर्जी दीजिएगा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम से अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको 495 किलो जूल का एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इससे कम अगर एनर्जी दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर नहीं आएगा। सब मेटल का अपना अलग अलग है, जबकि पोटेशियम का इससे कम में ही छोड़ देगा, रुबिडियम इससे और कम में छोड़ देगा, सेजियम इससे और कम में एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़िएगा तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता जाता है, जिस कारण से और आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, गोली मारो इसको। लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे सेजियम, सेजियम के नीचे फ्रांसियम। तो जितना नीचे आइएगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्योंकि इसका एटम का साइज उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि लिथियम का साइज अगर इतना है तो सोडियम का साइज इतना हो जाएगा, पोटेशियम का साइज इतना हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, और जितना बड़ा साइज होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उतना कम ही एफर्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उतना कम ही एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगा। सो मैं कह रहा हूँ, तो यही इसीलिए कहा गया है कि सब मेटल का साइज अलग अलग है ना। एटम का साइज अलग है, तो जितना बड़ा साइज उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो, उतना कम ही एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो हर मेटल का अपना एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी दीजिएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा। बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट अ फ्रीक्वेंसी, न्यू लिखा हुआ है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू नॉट को किसको कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। इससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए किसका, इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट लाइट का, जो लाइट पड़ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी इस मेटल के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। ये के ई का मतलब क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो बात समझने वाला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना जल्दी जल्दी निकलेगा ये किस बात पर निर्भर करेगा, अभी आपने यहाँ क्या देखा, यही बात समझना है। पढ़ना और समझने में अंतर होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकलेगा, ये डायरेक्टली किस बात पर निर्भर करेगा, इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर निर्भर करेगा, इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बात पे निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे निर्भर करेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी किस पे निर्भर करेगा, लाइट के फ्रीक्वेंसी पर। और इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा ये किस बात पे निर्भर करेगा, इंटेंसिटी पर। समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ध्यान देने वाली बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, इजेक्ट मतलब निकलना, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये किस बात पे निर्भर करेगा, इंटेंसिटी पे निर्भर करेगा, लाइट की तीव्रता पे निर्भर करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे निर्भर करेगा। जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यही सब तो एग्जाम में पूछा जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये किस बात पे निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे निर्भर करेगा, कि आपने कितना लाइट का फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी का लाइट आपने यूज़ किया है। ये दो अलग अलग बातें हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगा। यहाँ दो बात है, ठीक है। ये दोनों बात को यहाँ पे सीखने वाली बात है। इसको अलग से कहीं नोट करके लिखिएगा, नोट करके इसको बात को लिखिएगा। अब कहता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फंक्शन।
वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन से आप क्या समझते हैं? वर्क फंक्शन क्या होता है ये समझेंगे। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैंने लिख दिया है इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये कम से कम एनर्जी है। किसका? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ता है किस क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वो मिनिमम एनर्जी, जैसे सोडियम का वर्क फंक्शन कितना है? 495 किलो जूल। इससे कम एनर्जी अगर दीजिएगा, ये एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है किसका? सोडियम का वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम क्या हुआ बताइए? वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, यानी सोडियम से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना है तो मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 495 किलो जूल। इससे कम एनर्जी में सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, तो ये सोडियम का वर्क फंक्शन हो गया। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही वर्क फंक्शन कहा जाता है, और इसको एच न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एच न्यू नॉट क्या है आपको पता होना चाहिए, ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट कहते हैं, तो वहाँ से आया है वर्क फंक्शन। अभी इसको और डिटेल में समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मेटल सरफेस है, इसी बात को समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वर्क फंक्शन का एग्जाम्पल है उधर, और इसको भी नोट करके अलग से लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए, अब आपके पास ये मेटल का कोई सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, ये मेटल का सरफेस है। तो मेटल के सरफेस पे क्या हो रहा है? जैसे ही ये लाइट है, ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या आ रहा है? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये लाइट आके पड़ रहा है, मेटल के सरफेस पर आकर पड़ रहा है, और जैसे ही आकर पड़ रहा है, यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। लाइट आ रहा है, यहाँ टकरा रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है? मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ पे जो लाइट आ रहा है, इसका ये जो लाइट आ रहा है, ये क्या क्या काम कर रहा है? ये दो काम कर रहा है। एक, इलेक्ट्रॉन को सतह से खींचकर बाहर भी निकाल रहा है, और ऐसा नहीं है कि निकाल के सरफेस पर छोड़ दे रहा है, एक वेलोसिटी भी दे रहा है, एक काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है, वायर तक पहुंचा भी रहा है। यानी कहने का मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, इसका दो कार्य है। इसके पास जो एनर्जी है ये दो हिस्सों में खर्च हो रहा है। एक, सरफेस से खींचकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, और जो बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च होता है उसको क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। यानी इसका एनर्जी एक काम क्या कर रहा है? वर्क फंक्शन कर रहा है, और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के सतह पर बैठा नहीं दे रहा है। ये नहीं कि निकाल के सरफेस पर बैठ गया, ऐसा नहीं है, उसको वेलोसिटी भी दे रहा है। वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो इंसिडेंट रे का एनर्जी है, ये दो काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितना एनर्जी डालेंगे उतना ही एनर्जी निकलेगा। अरे भाई, आपको मम्मी 100 रुपया देकर बाजार भेजेगी तो 100 ही रुपया का ना सब्जी लेकर आइएगा, उससे ज़्यादा या कम का तो नहीं लेके आइएगा। अगर आपको 100 रुपया मम्मी दी तो 100 रुपया का ही नहीं हिसाब दीजिएगा, उससे ज़्यादा या कम का हिसाब लेने का उनका अधिकार नहीं है, और आपको देने का भी कोई मतलब नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, ये ई आई का मतलब है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, इसको हम कह रहे हैं ई आई, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे। और ये क्या है? ये दो चीज़ों में खर्च हो रहा है। एक काम क्या कर रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो रहा है, और इस एनर्जी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को एक काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है, मोशन भी करवा रहा है, वेलोसिटी भी दे रहा है, वायर तक पहुंचा भी रहा है। तो इसको हम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे को अगर हम लिखें एच न्यू, अरे भैया एक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसका एनर्जी क्या होगा बताओ? ई इक्वल्स टू एच न्यू नहीं पढ़ाया गया है? ई इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू। तो इसको एनर्जी को हम एच न्यू कहते हैं, और इसको हम क्या कह रहे हैं? वर्क फंक्शन को क्या कह रहे हैं? एच न्यू नॉट, और प्लस इसको क्या कह रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर आपको निकालने बोलेगा वर्क फंक्शन निकालिए, वर्क फंक्शन निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो जब आपको वर्क फंक्शन निकालना है, तो वर्क फंक्शन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा बताइए? आपके पास क्या इक्वेशन आया? एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आपको वर्क फंक्शन निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? एच न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कैसे निकलेगा बताइए?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा, के ई आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा बताइए। एच न्यू यहाँ पहले से था, एच न्यू नॉट इधर आके माइनस हो जाएगा, दोनों में कॉमन एच है तो क्या निकल जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहाँ से क्या निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी। ये VVI फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यानी आपके पास क्या निकल के आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या निकल के आया, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, के ई का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है। ये अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आप उसको ऐसे निकालिएगा, जहाँ एच का मतलब क्या है, तो एच का मतलब आपको बताया गया है कि एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। एच का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं लिखना है, जूल सेकेंड, ठीक है। और न्यू का मतलब क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। फ्रीक्वेंसी क्या है, इंसिडेंट रे, फ्रीक्वेंसी जो लाइट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है। और न्यू नॉट क्या है, तो इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल है, इससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, न्यू नॉट दिया रहेगा, न्यू दिया रहेगा, एच दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा, और आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोलेगा। तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कैसे आया इसको एक बार देख लीजिए फिर से। ये लाइट आ रहा है, ये दो काम कर रहा है, एक काम एनर्जी खर्च कर रहा है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे है इसको हम h न्यू कह रहे हैं, और एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन जो है उसको h न्यू नॉट कह रहे हैं। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये निकालना के लिए एग्जाम में देगा, अगर वर्क फंक्शन निकालने देगा तो h न्यू नॉट से वर्क फंक्शन निकल जाएगा, ठीक है। और अगर वर्क फंक्शन निकालने देगा, वर्क फंक्शन का भी निकालने बोले तो वर्क फंक्शन अगर निकालने बोले तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, एच न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। ये क्वेश्चन में अगर दिया है तो उसको प्लैंक कांस्टेंट से गुना कर दीजिए तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन निकालने बोलेगा तो ऐसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालने बोलेगा तो ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है ना। चलो नोट डाउन करो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो पहले, इसको पहले लीजिए, इसको लिखिए। ये जब हो जाए तो फिर ये हो जाए, हो गया, ये हो जाए तो फिर इसके बाद इसको लिखिएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या सवाल है देखो, इस पर आधारित क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। देखो ये बोला गया जो बात वही निकालने के लिए दिया है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, या न्यू नॉट नहीं, यहाँ न्यू है, न्यू दिया हुआ है और न्यू नॉट दिया हुआ है। चलिए देखिए आपको क्या निकालने बोला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है, ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट है शायद, ये निकालने बोला है। और आपको क्या दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है ना। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। जो लाइट आ रहा है, जो लाइट पड़ रहा है मेटल पर, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। और उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये न्यू नॉट क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, जिस मेटल पे पड़ रहा है उस मेटल का फ्रीक्वेंसी है। यानी इससे कम में, इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट इसका इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। 7 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बताया गया, H कॉमन लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो H का वैल्यू पुट करिए 6.626 × 10⁻−34 है ना। और न्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻15 माइनस 7 × 10⁻14। अब इसको पगला जैसा घटा मत दीजिएगा, ये नहीं कि 1 में 7 गया तो -6 हो गया। जब तक दोनों 10 का पावर बराबर नहीं रहेगा तब तक आप चीज़ों को घटा नहीं सकते हैं। यहाँ पे 10⁻15 है, यहाँ 10⁻14 है, घटेगा ही नहीं। ये नहीं कि 1 में 7 घटा दिए, ना ना ना। जब तक दोनों का ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तब तक माइनस नहीं किया जा सकता है। तो माइनस दोनों का पावर सेम करना पड़ेगा।
तो क्या इसको लिख सकते हैं 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34, और इसको लिख सकते हैं क्या 10 इंटू 10 का पावर 14 माइनस 7 इंटू 10 का पावर 14। ज़्यादा वाला को कम कर दीजिए, कम वाला को ज़्यादा नहीं कर पाइएगा, तो ज़्यादा जो रहेगा उसको कम कर दीजिएगा। अब इसका भी 10 का पावर 14 है और इसका भी 10 का पावर 14 है, तो जब दोनों का पावर अगर सेम है तो अब आसानी से माइनस हो जाएगा। क्या हो गया? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए 10 में से गया 7 तो कितना बचेगा 3, तो क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34, और 10 में 7 गया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 14। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको बहुत सिंपल है सॉल्व करना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से। बाबू आ जाओ इधर, बदमाशी नहीं करना है छोटे बच्चे, आ जाओ प्यारे, चलो आ जाओ, वेरी गुड। देखो अब, तो अब क्या करना है यहाँ पर 6.626 इंटू 3 इंटू 10 का पावर माइनस 34 और प्लस 14 हो जाएगा, बेस सेम है ना, तो गुना कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगा। 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 और 18 का 8 कैरी 1 इन माई हैंड, 3 2 6 और 1 7, 3 6 18 8 कैरी 1 इन माई हैंड, 3 6 18 एंड 1 19, 3 डिजिट बार डेसिमल इंटू 10 का पावर माइनस 34 प्लस 14 10 का पावर 20। ये क्या निकालना था काइनेटिक एनर्जी, क्या चीज़ में आएगा जूल में, इसका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं समझे? सिंपल है यार, ये सब बच्चा वाला खेल है। चलो कैलकुलेशन सबका अपना अपना होता है, उसमें माथा फोड़ी मत करो, अपने से कैलकुलेशन करो ना, सर कैसे किए वो मत देखिए। आप फार्मूला आपको दिया गया, वैल्यू दे दिया गया, पुट करो, खुद से बनाओ, मेरे भरोसे क्यों बैठे हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कॉपी पेस्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करिए। ये क्या कहता है देखो, ये तो आप लोगों से भी बन जाएगा क्वेश्चन। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट न्यू इज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। लीजिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है सो देखो क्या दिया है। न्यू का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 5.2 इंटू 10 का पावर 14 सेकेंड इनवर्स, और क्या दिया है काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल, और क्या निकालने बोला है न्यू नॉट निकालने के लिए बोला गया है। एकदम सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस न्यू नॉट, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, एक इक्वेशन है वो एक अननोन है, इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34, एच न्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5.2 इंटू 10 का पावर 14 माइनस न्यू नॉट, सबका वैल्यू दिया हुआ है। इसको पहले यहाँ से जो इंटू में इधर ला के पहले डिवाइड करो इसको, 1.3 इंटू 10 का पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34, ये इधर चला गया है ना, और न्यू नॉट इधर आएगा। अच्छा तो इधर क्या बच गया 5.2 इंटू 10 का पावर 14 माइनस न्यू नॉट, यहाँ से आपको न्यू नॉट निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताइए। यहाँ से अगर आपको न्यू नॉट निकालना है तो न्यू नॉट उधर ले जाएंगे, अगर ये न्यू नॉट उधर ले जाएंगे तो बाकी चीज़ें इधर आ जाएंगी, तो बताइए क्या बचेगा यहाँ पे, न्यू नॉट अगर उधर ले गए तो माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया, तो यहाँ क्या बचा 5.2 इंटू 10 का पावर 14 माइनस उधर वाला जो चीज़ था प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस में क्या आ जाएगा 1.3 इंटू 10 का पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34। इसको सॉल्व कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा ये आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है इसलिए हर्ज में आएगा और ये आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, फ़ोन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। क्या
पैटर्न को समझिए, पैटर्न को क्या कह रहा है। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये सब छोड़ के आइएगा तो बनाइएगा क्या। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, अच्छा इसके बाद तो क्या टॉपिक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। चलो अब बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग को पढ़ना है, ये एक क्लास और लेंगे इसका, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अभी अभी चैप्टर आधा खत्म हुआ है, आधा चैप्टर बाकी है, अभी 50% चैप्टर हुआ है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये। तो अगली क्लास में अगला लेक्चर बोर्स एटॉमिक मॉडल का करेंगे हम लोग।